आपका जो मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। पहले तो आप देखिए कंसिस्टेंट एंड डेली स्टडी। मतलब आप एक नियम बना लीजिए कि पर डे आपको 30 क्वेश्चन लगाने हैं। आप ऐसे समझ लीजिए 30 क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं कि 30 क्वेश्चन तो मतलब इजी लगाओ, मॉडरेट लगाओ या डिफिकल्ट लगाओ, आपको 30 क्वेश्चन उठाने हैं और लगा लेने हैं, ठीक है ना। सीट्स मैं आपको इतनी सारी इसमें इस बैच में प्रोवाइड करा दूंगा कि आप लगाते लगाते थक जाओगे, इतनी सीट्स होंगी आपके पास, ठीक है ना। लेवल वाइज, लेवल लेट से स्टार्ट होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर PYQ, फिर अपर लेवल मेंस लेवल चले जाइए। सारी सीट्स आपको इसमें अवेलेबल होंगी। आप क्वेश्चंस के लिए कतई परेशान ना हो कि क्वेश्चन आंसर कहां से लाएं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक डेली मतलब एक मतलब रेगुलरिटी बना लीजिए अपने जीवन में कि भैया हमें पर डे 30 क्वेश्चन कर लगाने हैं, ठीक है। दूसरा बात ये यार कि एक बात और समझ लो, जो मिक्स और मर्ज टाइप बैचेस होते हैं ना, बड़ा डेंजरस होते हैं। मर्ज बैचेस का मतलब समझो आप कि जैसे ठेके पे की सब पूरा कोर्स ले लिया तुमने, है ना, कि इसमें मैथ भी है, हिंदी भी है, GS भी है, इंग्लिश भी है, सब कुछ है ना। वो थोड़ा सा रियली में डेंजरस होते हैं। मतलब इंडिविजुअल कोर्स पे आप ज्यादा फोकस करें। अब आप ये सोचेंगे कि नहीं अच्छा सर इंडिविजुअल मैथ पढ़ाते हैं इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। इंडिविजुअल आप कभी भी जिस टीचर से पढ़ोगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे सब्जेक्ट में बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, उसका मार्क्स 90%, 95%, 100% तक पहुंचना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए पूरी जान लगाकर वो पढ़ाता है। फिर उसके बाद क्या करिए, आप कॉन्सेप्ट के नोट्स जरूर तैयार करिए। ये नोट्स क्यों जरूरी होते हैं, देखिए जब आप एग्जाम आपका करीब आने वाला होता है तो उस समय नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको रिवीजन के लिए जाना है, फटाफट नोट्स पलट लीजिए। वैसे क्या होता है, बहुत हौच पौच रहता है ना, कुछ सिस्टमेटिक क्रम से चीजें नहीं होती हैं। तो जब नोट्स आपके पास खुद के बने हुए होंगे तो आप प्रॉपर्ली चीजों को कर पाएंगे और रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बात और, नोट्स के लिए आप यहाँ पे साथ साथ इन दो बातों को लिंक कर दीजिए। जब आप ये 30 क्वेश्चन पर डे लगा रहे होंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। जो नहीं आ रहे होंगे उनको क्या करिए, जो आपको ऐसा लगे कि यार इस क्वेश्चन में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इसमें फंसाने वाले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको नोट्स में आप प्रॉपर्ली लिख लें। इसलिए लिख लें क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल था, इसीलिए आपसे नहीं लगा। नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए एक ऐसा डेटाबेस बना के तैयार करो जिस डेटाबेस में हर एक क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम हुई थी कभी पास्ट में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब पास्ट आप थोड़ा सा अच्छा कर लोगे तो वर्तमान और फ्यूचर दोनों आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि जो वर्तमान है वो कभी न कभी पास्ट बनेगा, तो वर्तमान में आप अच्छे से काम कर लीजिए तो जो फ्यूचर में अभी आज फ्यूचर जो है वो वर्तमान बनेगा, तो वो वर्तमान आपका अच्छा हो जाए। इसलिए जो 30 क्वेश्चन पर डे आप लगा रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाइए जो आपसे नहीं लग रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो आप नोट्स में लिख लें, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, मतलब प्रैक्टिस जो होती है ना वो हमेशा PYQ के क्वेश्चन से भी आप करें। जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लें तो आप PYQ उठाएं, ठीक है ना। और PYQ पूरे 10 साल 15 साल के नहीं उठाए जाते हैं, लास्ट 5 ईयर उठाए जाते हैं। आप सोचो आज के 10 साल पहले जो पेपर का स्टैंडर्ड था उससे कुछ बढ़ा घटा हो रहेगा ना, नया अपडेटेड चीजें आती है। पुराना पेपर देखिए भाषा वही घिसी पिटी सी रहती है, नए में देखिए आप भाषा घुमा के पूछता है। तो इसलिए नए क्वेश्चन जो नए 5 साल के क्वेश्चन हो ना उन्हें आप लगाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट आप लगाए और उसका एनालिसिस भी करें। बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट तो लगाते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं। कभी कभी बच्चा ये भी पूछता है सर मॉक की एनालिसिस का क्या मतलब हुआ। तो मॉक की एनालिसिस का मतलब ये हुआ बेटा कि आपने मॉक दिया, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आया इसका मतलब उसका सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, इस वजह से आप वो लगा नहीं पाए, आप उसे छोड़ दीजिए। आप वो क्वेश्चन उठाइए जो आपने अटेम्प्ट किए हैं और गलत हुए हैं। फिर से ध्यान दीजिए, अटेम्प्ट किए और गलत हुए, तो उन क्वेश्चंस को दोबारा देखो कि भैया हमसे क्या गलती हुई, इसी को कहते हैं एनालिसिस, ठीक है ना। जो सवाल तुमसे नहीं लगा इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमने वो सिलेबस पढ़ा नहीं है। जब तुम्हारे स्तर जो भी होंगे उस सब्जेक्ट के वो जब सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तो वो तुम्हारे पास अपने तुम्हारे खाते में आते चले जाएंगे। तो इसलिए मॉक टेस्ट दें और उसमें वो उस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि जो सवाल तुमसे गलत हुए हैं। क्योंकि एक दिन में अगर आपने एक सवाल भी अपने पाले में डाल लिया तो एग्जाम के लिए आप एग्जाम तक आप जाओगे तो, और आपने पर डे यार 2 दिन 3 दिन एक क्वेश्चन बढ़ाना शुरू कर दिया, आप यकीन मानिए कि कम से कम 20 से 30 नंबर आपके मतलब आराम से साल भर में बढ़ जाएंगे। एक बहुत तगड़ी और बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है ये। और इस स्ट्रेटजी पे मैंने कई सारे बच्चे, मतलब एक आध दो नहीं, कम से कम 100-200 बच्चे ऐसे हैं जिनका मैंने सिलेक्शन करवाया है ऐसे ही करके। वो बच्चे मतलब फंसे हुए थे। क्या होता है कभी कभी ना ब्रेकआउट नहीं मिल पाता है, तैयारी तो हो रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक तैयारी का भी एक लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल होता है, उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करना होता है आपको। वो ब्रेकआउट कैसे होता है, जब आप अपनी कमियों पर काम करते हैं ना। आप देखिए कभी भी शेयर मार्केट में देखिए आप ना, ग्राफ बनता है ऐसे 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 जाता है, फिर वापस चला आता है ना, फिर ऐसे ऊपर जाएगा। तो एक तरीके से ये वाले जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है ना। अब अगर उस शेयर में तेजी लानी है मतलब तुम्हारा टारगेट हिट करना है, तो उसे इस रेजिस्टेंस लेवल को क्या करना, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या चाहिए, इसे बहुत इंपैक्टफुल बाइंग चाहिए होगी, इंपैक्टफुल बाइंग। वैसे ही आपकी तैयारी का भी एक स्टैंडर्ड होता है, और वो जो ब्रेकआउट मिलता है ना, जब वो जो रेजिस्टेंस मिलता है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए आपको उन चीजों पे काम करना पड़ता है जहां पर आप गलती कर रहे हो। और अगर जिस दिन आपने ये चीजें सीख ली, आप निश्चित तौर पर एक अच्छे एस्पिरेंट बनेंगे और तैयारी जेब में पड़ी होगी आपकी नौकरी, समझ रहे नहीं। और उस समय आप लोगों को बता पाओगे अच्छे से कि देखो हमने ये किया था इसलिए हम यहाँ पे आए, ठीक है ना।